नमस्ते। आज का विषय, अगर हम क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिविल लॉ में कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के ट्राइब्यूनल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो जो सेकेंडरी एविडेंस का विषय है, सब्जेक्ट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी आप ट्रायल चलाते हैं, या तो सिविल चलाते हैं या क्रिमिनल चलाते हैं, तो जब आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई ना कोई एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, और जब वो प्रस्तुत करते हैं तो उसी के आधार पर जजमेंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एविडेंस जो होता है प्राइमरीली, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। कई बार क्लाइंट ऐसे आता है कि मेरा चेक घूम गया, मेरा अग्रीमेंट घूम गया, मेरी विल घूम गई है। तो ऐसे समय में बहुत दिक्कत होती है कि आप अपना केस चलाएंगे कैसे। तो सेक्शन 63 है एविडेंस एक्ट का, जो सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है। तो बिफोर दैट वी कैन गो टू सेक्शन 62 विच इज अबाउट प्राइमरी एविडेंस। तो प्राइमरी का मतलब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ले आएंगे कहीं से भी, क्लाइंट के घर से ले आएंगे या फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हो गए तो आप ले आओगे, बैंक का रिकॉर्ड होगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट that is under section 62 of the evidence act. But in case there is no availability of the original documents, in those times where do you go? तो सेक्शन 63 है एविडेंस एक्ट का, वो आपके हेल्प के लिए आता है, इट कम्स टू योर रेस्क्यू। तो सेक्शन 63 डील्स कर विद द सेकेंडरी एविडेंस। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस मतलब कि जो ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है। इट मे बी एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मोस्टली ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पर आप अपना केस फाइल करते हो। इट मे बी अ प्रॉमिसरी नोट, इट मे बी अ चेक, इट मे बी अ सेल डीड, इट मे बी अ कॉपी ऑफ विल, इट मे बी एनी डॉक्यूमेंट जो आपने गवर्नमेंट ने आपको सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दिया, डेथ सर्टिफिकेट दिया। These documents sometime are available with the governments, पासपोर्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी या कोई फाइल, कोई अग्रीमेंट भी हो सकती है दो लोगों के बीच में। बट इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन तो आपको सेकेंडरी एविडेंस के जाना पड़ेगा। अब सेकेंडरी एविडेंस में आप नेचुरली उसकी कॉपी प्रोड्यूस करते हो, और वो जो कॉपी प्रोड्यूस करते हो, तो जो सामने वाला अपोनेंट है, रिस्पोंडेंट है, अगर अक्यूज होगा क्रिमिनल ट्रायल में, तो वो नेचुरली वो ये करेगा कि वो बोलेगा कि नहीं, डिफाई करेगा कि नहीं, वो अपना डिफेंस में लेगा कि ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लॉयर की जद्दोजहद वहीं से शुरू होती है कि उसको प्रूव कराना सेकेंडरी एविडेंस को। फर्स्ट तो एप्लीकेशन डालना एंड देन सेकेंडली प्रूव कराना एंड उसको एविडेंस लीड करना। तो सम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट सेकेंडरी एविडेंस को अगर आप फाउंडेशनली बता दे कि वाई यू आर गिविंग सेकेंडरी एविडेंस, देन इट विल बिकम अ वेरी इजी। देर आर सम जजमेंट्स ऑल्सो, बट सेकेंडरी एविडेंस का एक जो बेसिक चीज मैं कहूँगी कि उसका फाउंडेशनल जो बेस होता है वो आपको कोर्ट के सामने लाना है, विच वी विल डिस्कस इन सम जजमेंट्स ऑल्सो। आई हैव फाउंड आउट सम फ्यू जजमेंट्स। Now from section 63 we go to section 65, cases in which secondary evidence may be given. Then there is a section 66, rules as to notice to produce. कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है, मैंने केस फाइल कर दिया। इसमें भी एक चेक का जजमेंट मैंने निकाला है, तो वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट। तो जहाँ अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने सामने वाले को नोटिस करी है कि आप ओरिजिनल प्रोड्यूस करो। इट मे बी अपोजिट लॉयर, इट मे बी द अपोजिट क्लाइंट, it may be some government office, it may be a private office, it may be LIC ऑफिस, कोई भी हो सकता है। इसको आपको नोटिस देनी पड़ती है कि आप प्रोड्यूस, जब वो प्रोड्यूस नहीं करते तब आप सेकेंडरी एविडेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकेंडरी एविडेंस जब डाल रहे हो, तो जो प्राइमरी यानी ओरिजिनल एविडेंस है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो कहाँ पर अवेलेबल था एंड व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल। तो सेकेंडरी एविडेंस का मतलब है कि डॉक्यूमेंट विच इज नॉट इन योर रीच, which either has been destroyed or somebody opponent party is having the custody and वो उस पावर में है या रजिस्ट कर रहा है कि वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। अपोजिट जो लॉयर है या अपोजिट क्लाइंट्स है, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो सेक्शन 66 भी दिया गया है कि नोटिस टू प्रोड्यूस रूल्स भी दिए गए हैं। पिन देन देर आर सम सर्टिफाइड कॉपीज ऑल्सो। तो सेक्शन 79 कहता है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। कुछ सर्टिफाइड कॉपीज होती है, जैसे आपने डिवोर्स डिक्री देखा होगा, या सिविल में भी जब डिक्री पास होती है तो आपको वहाँ की सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, तो उसके बारे में प्रिजम्पशन है सेक्शन 79 में। देन देर इज अ सेक्शन 90, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 years old।
आपने समझे कोई घर ले लिया है और उसका डॉक्यूमेंट 30 इयर्स पुराना है, इफ यू आर इन 2020, तो 30 इयर्स आप 90s में जाएंगे तो वो 30 इयर्स हो गए, और 30s में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें ऐसा कहा गया कि ये घर इस फला फला ए नाम के व्यक्ति पे नहीं है, तो उस चीज को भी 30 इयर्स का प्रिजम्पशन माना गया है। तो ये जो सेक्शन 90 है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को एक लॉ में प्रिजम्पशन माने, अनलेस कुछ कॉन्ट्ररी आप प्रूव कर पाए कि बीच में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है। सपोज इट्स अ हाउस, इफ आई एम रिसाइडिंग देयर, इफ इट इज 30 इयर्स ओल्ड और वहां पर मेरा अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है, सोसाइटी का रिकॉर्ड भी है, तो इवन इफ आई हैव लॉस्ट एन अग्रीमेंट ऑफ दिस हाउस, देन आल्सो इट विल बी नोन एज माय हाउस एंड इट विल बी प्रिज्यूम। अगर मेरे पास कोई सेकेंडरी एविडेंस का भी मैंने कोई मतलब जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी, फोटोस्टेट भी मैंने कोर्ट में डाल दी या फिर मैंने कहीं प्रोड्यूस कर दी रिकॉर्ड के लिए, तो इट विल बी प्रिज्यूम कि मैं 30 ईयर से वहां रह रही हूँ और फला फला घर मेरे नाम पर है। तो ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 63 ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस जैसे नाम से प्रतीत होता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है तभी आप सेकेंडरी में जाएंगे, लेकिन इसका फाउंडेशनल जो बेस है ना वो बहुत जरूरी है। अगर आपने फाउंडेशनल बेस नहीं बनाया तो कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। आप सिंपली यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड से कि आई डू नॉट हैव द डॉक्यूमेंट्स, आई एम मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 63 फॉर प्रोड्यूसिंग द फोटोकॉपी, फोटो स्टेट या कोई सर्टिफाइड कॉपी कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा व्हाई इट इज नॉट इन योर पोजीशन, व्हाई इट इज बियॉन्ड योर रीच, योर क्लाइंट्स रीच आई मीन। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जजमेंट मैं डिस्कस करना चाहूंगी जस्टिस कृष्ण मुरारी और नवीन सिन्हा जी का। ये जगमेल सिंह वर्सेस करमजीत सिंह का 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें एक विल थी जो कोर्ट में पार्टी प्रोड्यूस नहीं कर पाई। अब विल का ऐसा था कि विल नेचुरली वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी चीज उसमें लिखी होती है। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी तो आप हाथ से उठा के दे सकते हैं, या कोई मतलब ये पेन है तो आपने हाथ से उठा के, या फिर कोई गहना है तो आपने हाथ से उठा के दे दिया अगली पीढ़ी को और वो पोजीशन में चला जाता है। बट व्हेन देयर इज अ लैंड तो म्यूटेशन एंट्रीज होती है। म्यूटेशन एंट्री मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एंट्री होते हैं। इसमें पटवारी को दी गई थी, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट से केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें पटवारी को दी गई थी म्यूटेशन एंट्री के लिए विल। लेकिन पटवारी ने बोला ये 25 साल पुराना केस है, उस समय मैं वहां पोस्टेड भी नहीं था तो आई डोंट हैव रिकॉर्ड। तो पटवारी ने वो विल प्रोड्यूस नहीं की, मतलब एंट्री के लिए दे दी एक पार्टी ने म्यूटेशन एंट्री के लिए कि उनके नाम पर चढ़ जाए एज पर द विल के डॉक्यूमेंट्स है। विल में उनको बिक्वेत की गई थी, लेकिन पटवारी ने बोला मेरे पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इस बीच दोनों पार्टी में झगड़ा हो गया, मामला कोर्ट में पहुंचा। अब पटवारी से जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया तो उसने कहा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर ये चीज हो गई। फिर देन देयर आवर टू, इसमें जो सिविल कोर्ट कह रहा था कि पटवारी से आपने मंगवाया नहीं है तो मतलब विल है ही नहीं, ऐसे बताया। फिर आगे एक और चीज हुई, जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी सिविल जज का जो जजमेंट था उसको ही अपहोल्ड किया, ऑर्डर को ही अपहोल्ड किया। तब क्लाइंट के लिए बहुत मुसीबत हो गई कि बिल तो दे दी थी पटवारी को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कि आप उसको चेंज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं करा और विल भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे वो कोर्ट में। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने, जब वो एक जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें एक पैरा था, उसमें लिखा था कि विटनेस नंबर सो एंड सो, 2 विटनेस थे जो एग्जामिन किए थे और उन्होंने कोर्ट के आके सामने कहा था कि विल पटवारी को दी थी लेकिन वो मिल नहीं रही है। तो ये तो प्रूव हो गया ना कि विल दी थी, तो देयर वाज अ एग्जिस्टेंस ऑफ विल। ये नहीं कहा विल झूठी है सच्ची है, ये बात अलग है, ये नहीं प्रूव हो रहा है। यहाँ पर प्रूफ ये हो रहा है क्या विल एग्जिस्टेंस में थी क्या। तो जो जगमेल सिंह का केस है वो कहता है कि विल एग्जिस्टेंस में थी तो उसका कोई प्रूफ ले आइए। तो सेकेंडरी एविडेंस का जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि यू हैव टू प्रूव कि वो चीज वहां पर थी कहीं पर और नाउ इट इज बियॉन्ड माई रीच। तो पटवारी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ये तो ठीक है, बट क्या पटवारी को सच में दी। तो देयर वर 2 विटनेसेस व्हिच केम बिफोर कोर्ट एंड सेड कि यस इट वाज गिवन टू दैट, लेकिन नाउ इट इज इवन वो पटवारी के ऑफिस में 25 साल हो गए तो अवेलेबल नहीं थे, तो एग्जिस्टेंस इज प्रूव्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फाउंडेशनल एविडेंस उन्होंने डाल दिया है, बेसिक एविडेंस की विल थी वहां पर बट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए पटवारी,
तो पटवारी का मतलब है जो म्यूटेशन एंट्री करता है, गाँव में उनको पटवारी बोलते हैं, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना म्यूटेशन एंट्री यानी जो नाम का चेंज करता है विल के हिसाब से, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जैसे सेल परचेस हो गया उस समय। तो दिस जजमेंट इज ऑफ 2020, बट इसमें काफी पुराने जजमेंट्स भी डिस्कस किए गए हैं, एंड डू रीड इट, क्योंकि इस ये जजमेंट ये नहीं कहता कि सेकेंडरी एविडेंस में अगर किसी ने आके कहा कि विल हमको दी थी, तो विल जेन्युइन है या नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट फिर से एग्जामिन करेगा। बट द मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन द पॉइंट कि सेकेंडरी एविडेंस चलेगा क्या, अप्लाई कर सकते क्या एप्लीकेशन। तो कोर्ट ने कहा हाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो फाउंडेशनल एविडेंस है वो उन्होंने बता दिया कि विल कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। वेरी स्मॉल जजमेंट, कोई लंबा चौड़ा जजमेंट नहीं है। इफ यू रीड इट, इसमें पुराने जजमेंट्स भी डिस्कस किए गए हैं। तो दिस इज वन ऑफ द गुड जजमेंट आई फाउंड इट टू शेयर विथ यू। देन अनदर जजमेंट इज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, रासीपुरम वर्सेस लॉरी ओनर थे रासीपुरम, ऐसा एक छोटा सा एसोसिएशन था, वर्सेस एम वेलायुथम। अब एम वेलायुथम ये बिजनेसमैन थे और राशीपुरम लॉरी ये पेट्रोल बंक चलाते थे, तो इनका आपस में कुछ बिजनेस था। अब ये बिजनेस और धंधे के इसमें इन्होंने एक दूसरे को लोन दे दिया था। तो जो ये बिजनेसमैन था इसने लॉरी ओनर्स को कुछ लोन दे दिया अमाउंट का, और जब ये उनसे पैसा मांगने वापस गया तो उन्होंने उनको चेक दे दिया। चेक बाउंस हो गया, तो वो वापस उनसे गए कि आपने चेक कैसे बाउंस कर दिया। उनके ऑफिस में गए, लॉरी ओनर के ऑफिस में, तो लॉरी ओनर ने उनसे वो चेक वापस ले लिया और उनको धमका के वापस भेज दिया, और ना उनको पैसे दिए ना फ्रेश चेक दिया। ये वहीं पर बात खत्म नहीं हुई। वेलायुथम के पास चेक की सिर्फ फोटोकॉपी थी, चेक बाउंस हो चुका था, सिर्फ फोटोकॉपी थी। उन्होंने चेक बाउंसिंग का केस फाइल कर लिया। सेम टाइम पे उन्होंने उसके पहले पुलिस कंप्लेंट करी कि इन्होंने जबरदस्ती मेरा चेक ले लिया। तो पुलिस ने दोनों पार्टी को सामने बुलाया और जो ओरिजिनल चेक था वो लॉरी ओनर्स एसोसिएशन से लेकर अपने पास रख लिया पुलिस स्टेशन में। और उस समय कुछ ऐसी बात हुई थी, इसमें एक छोटा सा घटना का जिक्र है कि इन्होंने कुछ बदले में दूसरे भी चेक इनके पास थे जो बिजनेसमैन था, तो वो चेक जो ओरिजिनल था वो पुलिस स्टेशन में ही रह गया। ऐसी ही कहानी बताई गई है, ऐसा ही फैक्ट्स बताया गया है। और अब वेलायुथम जो बिजनेसमैन था उसके पास कोई चारा नहीं था, वो चेक बाउंसिंग का केस फाइल कर रहा है तो फोटोकॉपी पे कर रहा है। तो आप जब भी जानते हैं, जब भी आप चेक बाउंसिंग का केस फाइल करते हैं, अगर आप फोटोकॉपी पे करते हो, ओरिजिनल चेक कोर्ट मांगता है, ओरिजिनल पोस्टल एक्नॉलेजमेंट्स मांगते हैं, ओरिजिनल वकील की नोटिस भी मांगते हैं। अब यहाँ पर इनको दिक्कत ये हुई कि चेक तो पुलिस स्टेशन में था, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को नोटिस निकाली और पुलिस ऑफिसर आया तो पुलिस ऑफिसर नेचुरली कहा चेक मेरे पास नहीं, क्योंकि वो डर गया जब कोर्ट की नोटिस उसको आई, बोला चेक मेरे पास नहीं, मैंने तो लॉरी ओनर्स को दे दिया। जब लॉरी ओनर जो चेक के ओरिजिनल ड्रॉअर थे, तो वो तो नेचुरली जब चेक प्रोड्यूस कर देंगे तो उनके अगेंस्ट केस सिद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चेक हमारे पास भी नहीं है, हमको दिया ही नहीं पुलिस वाले ने। अब ये मैटर एविडेंस का अलग हो गया, वो ठीक है, बट दिस मैटर इज सिविल एंड क्रिमिनल मिक्स मैटर। बट देन इसमें भी जो फाउंडेशनल बेस है ये फिक्स हो गया। तो उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि चेक था एग्जिस्टेंस में, और चेक पुलिस और जो लॉरी ओनर है जो जिन्होंने चेक इशू करा था, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो मतलब लापता हो गया है। एंड दिस बोथ आर दो इंटरेस्टेड पार्टी, मोस्टली लॉरी ओनर, वो तो देने वाले नहीं चेक। ऐसा कर कर तो जो हाई कोर्ट उसने कहा कि इसका फाउंडेशनल बेस तैयार हो गया है कि चेक एग्जिस्टेंस में था, और जो उनका 130 का चेक बाउंसिंग का केस था वो इस पर ही चला कि फोटोकॉपी पर भी चला। तो आपके पास कई बार केसेस आती है कि उनके पास चेक ही नहीं है, ओरिजिनल चेक लाखों का चेक है, घूम जाता है। ऐसे समय में आप फोटो कॉपी पर भी केस फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आपको फिक्स करना होगा, एक ऐसी मतलब कोर्ट के सामने परिस्थिति लानी होगी कि सेकेंडरी एविडेंस का फाउंडेशनल बेस बन जाए। आप सीधे सिंपली आके कोर्ट में नहीं कह सकते कि मेरा चेक गुम हो गया है। आपको पुलिस कंप्लेंट करनी होगी, चेक कौन सी अवस्था में गुम हुआ है, या तो बाढ़ आई थी या फिर घर में आग लगी है, कुछ ना कुछ चीजें आपको कोर्ट में बतानी पड़ेगी। इफ यू आर अनेबल टू टेल ऑल दिस टू द कोर्ट, तो ऐसे नहीं कि आप सिंपली फोटोकॉपी लेकर चले गए, देयर शुड बी अ गुड रीजन आपका सेकेंडरी एविडेंस का। और चेक बाउंसिंग केस में हमेशा ध्यान रखना कि चेक
जब भी आप कई बार ऐसा होता है चेक बाउंसिंग केसेस में आपने चेक कोर्ट में दाखिल भी कर दिया होगा और हो सकता है कोर्ट के वो जो प्रोसेस इशू होता है 138 में उस दौरान चेक या तो क्लाइंट के से गुम हो जाता है या लॉयर से गुम हो जाता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, इट कैन हैपन विद एनीबॉडी या जेन्युइनली। तो ऐसे समय में आप सेकेंडरी एविडेंस डाल सकते हैं। जब एविडेंस डालते हैं तो अगर चेक ओरिजिनल एग्जिबिट नहीं होगा तो कोर्ट जजमेंट कैसे देगा, क्योंकि ओरिजिनल चेक का ही आप पैसे मांग रहे हैं कोर्ट में। तो उस समय वो लोग कहते हैं कि अगर प्रोसेस में इशू करते हैं, अगर कोर्ट ने चेक देखा है तो यू कैन ऑलवेज हैव अ सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि एक बार तो आपने कोर्ट में चेक दिखाया था। तो दिस विल आल्सो कम टू रिस्क्यू। इन वन ऑफ माय केस इट हैपेंड कि चेक बाद में क्लाइंट के पास था लेकिन वो पूरी फाइल गुम हो गई थी। कोई रीजन हो गया था, उन्होंने ऑफिस शिफ्ट किया था, लेकिन जब कोर्ट के सामने वापस केस आया तो हमने सेकेंडरी एविडेंस का एप्लीकेशन डाला कि जब हमने प्रोसेस इशू कराया था, कोर्ट में केस फाइल किया था, जब हमने कोर्ट को ओरिजिनल चेक बताया था और ओरिजिनल चेक को देखकर ही कोर्ट ने प्रोसेस यानी सामने वाले को समन्स इशू किए थे, तो हमको सेकेंडरी एविडेंस अलाउड किया गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेक बाउंसिंग केसेस ऑल्सो। तो ये जो जजमेंट है रासीपुरम लॉरी ओनर्स का, मद्रास हाईकोर्ट का 2009 का जजमेंट, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जजमेंट। एंड इस जजमेंट की खासियत ये है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों का मिक्स ये है और बहुत अच्छा इसमें ऑब्जर्वेशन है। तो मस्ट रीड फॉर ऑल द लॉयर्स हु आर डूइंग चेक बाउंसिंग केसेस एंड मनी मैटर्स। Now another matter is from Andhra Pradesh High Court, गोवेपल्ली वर्सेस राजा मल्लैया वर्सेस रागीपल्ली। ये जजमेंट मैं डाल दूंगी, थोड़ा इसका वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है। कई बार मैंने जैसे घर की बात की, तो घर का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से आप जब भी रजिस्टर करते हैं, कुछ समय पहले 1985 के पहले के मैं कहूँगी सारे घर के जो कागजात होते वो रजिस्टर नहीं होते। 83 85 ऑनवर्ड्स, 80s के बाद वो कंपलसरी हो गया रजिस्ट्रेशन। अब तो मैंडेटरी है कि आपको घर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने घर रजिस्टर नहीं किया तो वो जो कोर्ट नहीं, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसमें आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं होगा। तो कोई भी कोर्ट का रिकॉर्ड, कोर्ट में जब आप कुछ भी बोलते हैं ये चीज मेरी है, तो हाउ डू यू प्रूव इट? अपने आपके पास ओरिजिनल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने किसी को पैसे दे दिए और स्टैम्प पेपर पे लिख दिया कि ये घर मेरा है। दिस हैपन्स इन चॉल सिस्टम, बट आई वुड ऑलवेज से चॉल सिस्टम के घर रजिस्टर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लैंड का जो टाइटल होता है वो क्लियर नहीं होता है। लेकिन जब भी आप बिल्डिंग में, फ्लैट में प्लॉट खरीदते हैं तो यू शुड ऑलवेज रजिस्टर। दिस इज वन टिप आई वुड ऑल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अवे फ्रॉम मी, कि जब भी आप भी कोई भी घर खरीदते हैं, कोई भी लैंड खरीदते हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं, अपने सिंपल कागज पे लिखे तो उसका कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई खास वैल्यू नहीं होगी और आपको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट कि इस लैंड का मालिक मैं हूँ। तो हमेशा आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। बैंक भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को बहुत ही महत्व देती है। इसमें जो सेल डीड थी उसके बारे में बहुत डिस्कशन किया गया कि सेल डीड एक ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। सेल डीड ए ने बी को बेचा, तो ए और बी का प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, बट वे इट इज रजिस्टर्ड विद पब्लिक ऑफिस, यानी कि गवर्नमेंट में आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराते हैं। तो पब्लिक रिकॉर्ड से प्रोडक्शन किया हुआ डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में आएगा तो कोर्ट इस प्राइवेट डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस करके मानेगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो था नहीं इनके पास, सेल डीड तो थी नहीं घर खरीदने की, परचेस और सेल करने की। जब आपके पास सेल डीड नहीं है तो आप कोर्ट में कैसे बताएंगे कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि ये चीज मेरी है? तो वो नहीं थी, तो आप क्या करोगे? अब जब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सब रजिस्ट्रार जहाँ पर, वहां से आप मतलब सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो और वो कॉपी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये पब्लिक रिकॉर्ड से प्रोड्यूस किया डॉक्यूमेंट को कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस मानता है। तो ये जो जजमेंट है आंध्र प्रदेश का, राजामल्ली वर्सेस राघवपल्ली, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट कि सेल डीड तो घर का हो गया, चेक का हो गया और व्हील का हो गया। तो ये छोटी छोटी ये सारी चीजें ना, व्हील है, घर के डॉक्यूमेंट्स है, चेक बाउंसिंग के केसेस भी कई बार हैवी अमाउंट के चेक होते हैं और वो पॉसिबल है कि छोटा सा चेक होता है, अगर हमने प्लास्टिक के फोल्डर में ढंग से नहीं रखा है, फाइल में नहीं रखा है और नोट बना के नहीं रखा है, तो यहाँ वहाँ चला जाता है। क्योंकि चेक बाउंसिंग केसेस कई बार सालों साल चलते हैं। इफ इट गोज टू अप टू सुप्रीम कोर्ट इट में टेक 8 to 15 ईयर्स टाइम। तो ऐसे समय में ओरिजिनल चेक का रिकॉर्ड रखना कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। One more judgment I would like to talk about today, रेखा राणा वर्सेस श्रीमती रत्नश्री जैन। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। ये सेकेंडरी एविडेंस पे ही आधारित है।
लेकिन इसमें सेकेंडरी एविडेंस को मतलब मैं कहूँगी उसको बेस नहीं दिया गया। इनफैक्ट कहा गया कि सेकेंडरी एज ए नेगेटिव जजमेंट है कि सेकेंडरी एविडेंस कब नहीं चलेगा, कैसे समय में आपको सेकेंडरी एविडेंस नहीं चलेगा। तो इसमें ये जो मैटर था ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट का था, और जो लैंडलॉर्ड थी उसका किसी और के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। उन्होंने किसी से घर खरीदा, रामदास जो नाम बताया इसमें, उन्होंने उनसे गए तो उनका आपस में लीगल से झगड़ा था कि उन्होंने बोला नहीं आपने घर खरीदा नहीं है, और सेम समय इनका टेनेंट से झगड़ा चल रहा था। तो इनका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो दूसरे कोर्ट में था और इस कोर्ट में इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, तो इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर दी। लेकिन और इन्होंने कहा जब ये मैटर ट्रायल कोर्ट में था तो कहा कि टाइम अलाउ कर दिया सेकेंडरी एविडेंस की टाइम कंज्यूमिंग है, और जब दूसरे कोर्ट में पेंडिंग है तो क्यों वहां से डॉक्यूमेंट्स ये लाना है। लेकिन जब मैटर ये हाई कोर्ट में गया तो बोला कि ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते कि डॉक्यूमेंट्स मतलब दूसरे कोर्ट में है आपने, क्योंकि वो अवेलेबल है। सी सेकेंडरी एविडेंस आप तभी कोर्ट में मतलब लागू पड़ेगा जब आप कहें वो आउट ऑफ रीच है, अनअवेलेबल है, और या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया है, या इट इज इन द पोजीशन ऑफ समबडी दोज हु विल नेवर प्रोड्यूस इट, ऐसे किसी व्यक्ति के पास वो प्रोडक्शन में। तो इन्होंने खुद ही केस डाला था, एक दूसरा केस सिविल, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ था कोर्ट में, वो कोर्ट के रिकॉर्ड से मंगवा सकते थे, फिर भी उन्होंने सेकेंड एविडेंस डाला, कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग। सी प्राइमा फेसी हमें लगा कि कोर्ट ने क्यों नहीं माना सेकेंड एविडेंस जब दूसरे कोर्ट में वो पेंडिंग था। तो लेकिन जब कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है तो वो अपने बेस्ट एविडेंस पे देना चाहता है, वो ऐसे नहीं कि कोई फोटोकॉपी आप ऐसे ही, सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट अलाउइंग बाय वे ऑफ रूल, इट इज एन एक्सेप्शन in few cases, and this exception is allowed only when primary, that is the original document is not available or it is out of your reach, या डिस्ट्रॉय हो गया, बाढ़ में चला गया, बारिश में भीग गया, म्यूटिलेटेड हो गया, फट गया है, इस परिस्थिति में कि उसको प्रोडक्ट अगर म्यूटिलेटेड भी होगा तो भी आपको प्रोड्यूस करना है उसकी फोटोकॉपी के साथ, लेकिन वो बहुत जरूरी है, या फिर वो इतना फेंट हो गया है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जजमेंट है, नेगेटिव जजमेंट है, वो कहता है कि आपको सेकेंडरी एविडेंस ये आपका अधिकार नहीं है, ये एक्सेप्शन है ओनली इन फ्यू केसेस। तो एक्सेप्शन भी एविडेंस एक्ट में दिया गया है, तो उनको कहा गया कि आपको ये लेके ही आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, और मैटर वापस ट्रायल कोर्ट में गया एंड इट हैज टू बी प्रोड्यूस। तो मैटर बहुत लंबा चला, जो भी टेनेंट लैंडलॉर्ड के बीच में था, तो जरूरी तो नहीं कि सेल डीड की जरूरत थी, बट टू प्रूव दैट शी इज द ओनर, क्योंकि उनका खुद का भी झगड़ा चल रहा था अपने लैंड ओनर से। तो दो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस रेखा राणा का, बट इट्स वर्थ रीडिंग बिकॉज इट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि सेकेंडरी एविडेंस भी आपका अधिकार नहीं है, ये एक्सेप्शन है एंड इट शुड बी यूज ओनली इन केसेस वेयर इट इज नॉट अवेलेबल। एज अ लॉयर यू विल कम अक्रॉस, कभी कभी फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, आपको फोटोग्राफ्स भी कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, कई बार इंजरी होती है, कई बार कोई जल के मरा है, बहुत सारी चीजें होती है, तो जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो कोर्ट में ले आते हैं। तो फोटोग्राफ्स का भी एक रूल है कि फोटो किसने क्लिक किया है वो व्यक्ति का भी कोर्ट में आना जरूरी है। एंड अभी तो नेगेटिव्स नहीं होती है इतने, पहले के जमाने में आज भी नेगेटिव्स मिलती है लेकिन बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि मोस्टली अभी मोबाइल से ही क्लिक होता है, तो नेगेटिव्स और डेवलप नहीं किया जाता है। तो डेवलप करते हैं तो नेगेटिव बन के जब वो नेगेटिव्स भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है कोर्ट में, और जिस फोटोग्राफ ने वो फोटोग्राफ्स निकाले उसको भी, या जिसने वो वीडियो शूट किया है, डिजिटल का जमाना है, तो उसको भी बुलाया जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि दोज पीपल आल्सो शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। तो अगर वो कोर्ट के सामने हम नहीं ला पाए तो नेगेटिव्स का कोई मतलब नहीं है, या वो ओरिजिनल्स का भी कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स का। तो दिस इज बेसिक थिंग कि वो शादी का एल्बम भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि शादी कोई डिस्प्यूट किया गया, तो हमें उस समय आप कहाँ से लाएंगे। तो अभी तो व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया है, तो काफी मतलब उस पहले जमाने में इतने फोटोग्राफ नहीं निकलते रहे, कई ऐसे पुराने मैटर थे जिसमें सप्तपदी या शादी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बताया है। और आज भी भारत में आई वुड से 90% क्या 95% मैरिजेस आर नॉट रजिस्टर्ड। तो कई बार आपको केसेस आते हैं, वो कहते हैं हमारा मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या कोर्ट में जाके डिवोर्स लेना जरूरी है। ऐसे कि 95% ऑफ द इंडियन मैरिजेस आर स्टिल नॉट रजिस्टर्ड, ओनली फ्यू स्टेट्स, आई थिंक जो गोवा का स्टेट है वहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ऑफ ईच कास्ट। तो बहुत कम है सिविल मैरिजेस होते हैं और रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है मैरिजेस का, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैरिज नहीं माना जाएगा, बट इन फोटोग्राफ्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर उस फोटोग्राफ को किसी ने डिनाई कर दिया कि इसको टेम्परिंग किया है, तो नेचुरली फॉरेंसिक लैब के पास जाएगा,
तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस बहुत हेल्प करता है। बट यू शुड हैव अ फाउंडेशनल, अगर उसका फाउंडेशन ठीक नहीं है, फाउंडेशनल एविडेंस नहीं बनाया, अपने बेस नहीं बनाया, तो सेकेंडरी एविडेंस का एप्लीकेशन महत्व होते हुए भी उसका कोई मतलब नहीं, वो चला आप ले ही नहीं पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर सेकेंडरी एविडेंस अधिकार नहीं है, बट एक वे है टू प्रूव योर केस, इट्स नॉट योर राइट। तो एक सर्टिफाइड कॉपीज का भी मैंने बता दिया कि जब भी आप कोई भी सिविल केस या कोई भी केस में कोर्ट लड़ते जब भी लड़ते हो, तो जो डिक्री होती है वो कोर्ट पास करता है, ओरिजिनल कोर्ट के पास ही रहता है, आपको सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी का सेक्शन 79 में कहा कि उसका एक प्रिजम्पशन है कि कोर्ट से रिकॉर्ड से दी गई वो ओरिजिनल के साथ कंपेयर की हुई है। जैसे कई बार बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं, हम उसकी भी सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाते हैं, पासपोर्ट है उसकी भी सर्टिफाइड कॉपीज निकलते हैं, तो वो ओरिजिनल की जगह नहीं ले सकते। उसका रीजन ये है कि ओरिजिनल का वैल्यू, बर्थ सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल की जगह नहीं ले सकते। बट ओरिजिनल इसलिए होता है कि जब बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है तो ओरिजिनल से ही माना जाता है, एंड व्हेन ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल, that is primary evidence not available, then only you can go for secondary evidence. So this was all about secondary evidence. I hope you got a good picture of the secondary evidence today, and you can help many clients if you know the secondary evidence. Evidence Act is very, I would say, इतना पुराना 1872 का एक्ट भी बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में, दैट विल बी अनदर लेक्चर आल्सो ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब वो बहुत फोरसाइट से लिखाया गया है, अगर उसको हम ध्यान से पढ़े तो सिविल, क्रिमिनल या कोई भी आप किसी भी विधा में प्रैक्टिस करते हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एविडेंस एक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद टू ऑल।